नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान तो हमेशा एक तरह से आप लोग रखते आ रहे हैं और रखते रहेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें, क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 खनिज और शक्ति संसाधन इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि इसको अगर आप थोड़ी सी भी यूपीएससी की नॉलेज रखते हैं या यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जानकारी तो होगी ही कि यहाँ से कितना अच्छा हो, कितना सीधा साधा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग पर भी फोकस करने वाले हैं। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज कहलाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ को आप खनिज बना देंगे, उसका एक निश्चित एक रासायनिक संगठन होना चाहिए, एक निश्चित आकार होना चाहिए, जिसे हम खनिज कहते हैं। खनिज अब सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। आपको मालूम है जैसे कि कच्चा तेल सऊदी अरेबिया या फिर खाड़ी देशों में पाए जाते हैं और हमारे भारत जैसे देश में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और अगर कोयले की बात करें तो कोयला आपको हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप कहें कि हमें कोयला असम में देखने को मिले तो नहीं मिलेगा, लेकिन असम के डिब्रूगढ़ में आपको खनिज तेल देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि जो खनिज तत्व होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मात्रा में अलग अलग प्रकार की पाए जाते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। आपने देखा होगा कि खनिज लवण अलग अलग कलर के होते हैं। अगर काला कलर का है तो अधिकतम उसको कोयला कहा जाता है, यदि सफ़ेद कलर का है तो उसको संगमरमर कहेंगे, यदि गोल्डन कलर का है तो उसको सोना कहा जाता है। ऐसे अलग अलग नामों से हम खनिज लवण को जानते हैं। चलिए अगर हम आगे बात करें खनिज के प्रकार की, तो खनिज मुख्यतः 3 प्रकार के यहाँ पर खनिज तो मुख्यतः 2 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन इनके प्रकार कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो एनसीईआरटी में दिया गया है कि पृथ्वी पर लगभग 3000 से अधिक विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से खनिज धात्विक होते हैं और अधात्विक होते हैं। धात्विक खनिज वे खनिज कहलाते हैं जिसमें लोहा और अलोह यानी कि जो पावरफुल होते हैं। लेकिन अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जो क्या ना हो पाती हो, फ्लो ना हो पाती हो। लेकिन आप कहें अधात्विक और धात्विक, धात्विक में क्या हो जाएगा कि हम आयरन रॉड को ले लेंगे, हम कॉपर को ले लेंगे, सीसा को ले लेंगे, हम एल्यूमिनियम को ले लेंगे। लेकिन अधात्विक में क्या आ जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, नहीं बताऊँगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अधात्विक खनिज कौन से होंगे। तो धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु में कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकता है। लौह खनिज जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है किंतु अन्य धातुएं होती हैं जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा हो सकता है। अगर हम अधात्विक खनिजों की बात करें तो अधात्विक खनिजों में वे धातुएं नहीं होती हैं, सीधी बात, जिसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना चाहें तो वो फ्लो नहीं हो सकती है। जैसे चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम खनिजों के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। यानी कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे जो हैं अधात्विक खनिज हैं, इनमें धातु नहीं पाई जाती है। खनिजों को खनन और प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। खनिजों का निष्कर्षण की अगर बात करें तो खनिज जो हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार से उनका निष्कर्षण किया जाता है। खनन के माध्यम से यानी उनको खोदा जाता है, प्रवेदन के माध्यम से और आखनन के माध्यम से। खनन होता है कूप की खनन कहीं कहीं देखने को मिलता है, जो जिप्सम जो है कूप की खनन के माध्यम से निकाला जाता है। और विवृत खनन बहुत बड़ी जगह को फाड़ चीर कर, जैसे कि सोना हो गया। और जैसे कि आपने अगर KGF मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा कितनी बड़े इलाके को खोदा जाता है, फिर उसमें से सोना निकाला जाता है। ऐसे ही हीरे की खान होती है, ऐसे ही अन्य खानें होती हैं जिनके लिए बहुत बड़े क्षेत्र को काटा जाता है, खोदा जाता है, फिर वहाँ से उन खनिजों को निकाला जाता है। तो खनिजों के निष्कर्षण की मुख्यतः 3 विधियाँ हैं, खनन, प्रवेदन और आखनन। खनन में विवृत खनन होता है और कूप की खनन देखने को मिल जाएगा।
प्रवेधन जो है मुख्य रूप से खनिज तेलों में होता है, और आखनन आप लोग जानते हैं। नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम आपको आगे बताते हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं, पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उन्हें विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहा जाता है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इन्हें कूपकी खनन कहा जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल पर नीचे पाए जाते हैं, इन्हें बाहर निकालने के लिए कूपों की खुदाई की जाती है, कुआं बनाए जाते हैं। आपने सुने भी होंगे पेट्रोल डीजल के और खनिज तेलों के कुएं होते हैं। इसे प्रवेधन कहते हैं, इस बात पर विशेष ध्यान रखेंगे। इसे क्या कहा जाता है? प्रवेधन। प्रवेधन विधि के माध्यम से ही पेट्रोल डीजल निकाला जाता है। यहाँ पे आप इमेज बाजू में देख भी पा रहे होंगे, ये इंसान है, ये छोटे छोटे से, नहीं तो तुम लोग कुछ और समझो, ये इंसान बने हुए हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाल लिया जाता है, उन्हें आखनन कहा जाता है। आखनन, जैसे कि अगर हम बात करें, आप लोग अभी दीपावली आती है, आपकी ईद आती है, तो आप लोग अपने घर में सफाई करते हैं। सफाई करने के लिए, चपाई करने के बाद अपने घर में एक पोतनी नाम का एक मिट्टी होती है, उसको लेने के लिए कहीं खेत वगैरह में जाते हैं, तो उसको ज़्यादा गहराई से नहीं निकालना होता है। वो कहीं एक विशेष जगह की मिट्टी होती है, जहाँ पर थोड़ी सी आप उसको हटाएंगे तो आपको वो मिट्टी देखने को मिल जाएगी, ठीक ना, जिसको पोतनी नाम दिया जाता है। सुने भी होंगे आप लोग। खनिजों का वितरण अगर हम बात करें तो आपको पहले ही बताया गया है कि खनिज अलग अलग जगह पाए जाते हैं। तो कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं, जबकि अन्य अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज जो है आग्नेय और कायांतरित सेल समूहों में, जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है, में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, आप लोग एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको पठारों के जो हमारे जो सेल हैं उनको पढ़ाया है। आग्नेय सेल क्या कौन सी कहलाती हैं, अवसादी सेल कौन सी कहलाती हैं, कायांतरित सेलें कौन सी कहलाती हैं, पढ़ाया है। तो आप लोग क्लास 7th में जाइएगा, बहुत डीपली पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, नहीं तो फिर कहीं बताया नहीं थे सर, बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक ना। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटेरियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों की अवसादी सेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेसस प्रदेश में चूना पत्थर के निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर, इसके कुछ उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर पर पाए जाते हैं, ये बात यहाँ पर कही गई है। यानी कि कोयला, अगर कभी आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ कौन सी चट्टान में पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ये याद रख सकते हैं। अगर हम सेल की बात करें तो सेल, सुनिए, सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन होता है। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। यानी कि 100 अयस्क खनिज ही माने जाते हैं, इसके अलावा केवल उनको खनिज माना जाता है कि हाँ ये खनिज है, और उसको कुछ नहीं माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिए, लोहा हमारा यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा, ये हमारा बॉक्साइट देखने को मिल रहा है। ये आपको अफ्रीका वाले इलाके में देख लीजिए आप, दक्षिण अफ्रीका का इलाका है ये, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको बॉक्साइट और लोहा देखने को मिल रहा होगा। ये हमारा दक्षिण अमेरिका का उत्तरी साइड वाला इलाका, जहाँ पर बॉक्साइट देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें, ये तांबा आपको जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। भारत में केवल राजस्थान के खेतड़ी में तांबा आपको देखने को मिल जाता है, सुने भी होंगे आप लोग नाम। ये हमारा एशिया वाला इलाके में आपको तांबा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए थोड़ा सा, पेन भी आ गया मेरे पास, देखिए, तो ये यहाँ पर आप लोगों को प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर देखने को मिलेगा, और सबसे नीचे अगर बात करें हम साउथ साइड में, तो दक्षिणी महासागर देखने को मिलेगा। और अगर पूछा जाए आपसे कि अफ्रीका के उत्तर में अफ्रीका के पश्चिम में क्या है, तो अफ्रीका के पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर है,
और अगर पूछा जाए कि दक्षिण में क्या है तो सॉरी नॉर्थ में, तो आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में है दक्षिणी महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एक बात और याद रखिएगा कि हमारी जो मकर रेखा है वो उत्तर अमेरिका और क्या नाम है इसका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। इस बात पे भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा है जो हमारी भारत से होकर गुजरती है, और भी अन्य देश हैं, अफ्रीका भी है और ये नॉर्थ अमेरिका भी आपको देखने को, नहीं नॉर्थ अमेरिका नहीं है, ये नॉर्थ नहीं है, ये साउथ अमेरिका, क्योंकि यहाँ से चली जाती, सॉरी नॉर्थ अमेरिका में कर्क रेखा नहीं गुजरती। इस बात पे भी विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन ये जो हमारा क्या कहते हैं इसको, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। इस बात पे विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कोयला की, तो कोयला आप देखेंगे भारत में तो आपने कोयला देखा ही होगा, मैंने पहले ही बताया था छत्तीसगढ़ वाले इलाके में। इसके अलावा खनिज तेल आपको असम का डिब्रूगढ़ देखने को मिल जाएगा, ये गुजरात में देखने को मिल जाएगा, ये दक्षिण भारत वाले इलाके में कोयला आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मुख्य रूप से आपको ईंधन देखो, खाड़ी देशों में कितनी ज़्यादा मात्रा में आपको यहाँ पे खनिज तेल दिखाई दे रहा होगा। अमेरिका में है मात्र 2, 3, 4 जगह ही दिखाई दे रहा है खनिज तेल, लेकिन कोयला कमी है। अगर हम बात करें कोयला तो यहाँ पर उत्तर अमेरिका में 2 जगह कोयला देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, तो इस बात को आप वैसे ध्यान रखेंगे। ऐसे देश का नाम बताइए जहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। क्या उत्तर अमेरिका से कर्क रेखा गुजरती है? यस और नो में आंसर लिखेंगे। कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा, और आपका जो क्लास चल रहा है उसको हम आप लोग के कमेंट चेक कर ही रहे हैं, ठीक ना। चलिए, तो अब हम बात करें कुछ जो खनिज लवण है, कहाँ कहाँ खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो एशिया में अगर बात करें तो भारत और चीन के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक देशों में हैं। कौन कौन से हैं? चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादन देशों में हैं। यहाँ चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन उत्पादक में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप देखने को मिलते हैं। तांबा तो मैंने आपको बताया, कमेंट करके बताइए कि भारत में तांबा की खान कहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। सीसा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल निक्षेपों की पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका की अगर बात करें तो उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखला में लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा का पर्वत जो अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर अमेरिका में है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी जैसी विशाल निक्षेप आपको देखने को मिल जाएंगे। पश्चिमी कार्डिलेरा या कार्डिलेरा पर्वत कहाँ पर है तो याद रखिएगा उत्तर अमेरिका में देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक वाला जो देश है वो दक्षिण अमेरिका। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी है। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया में पाया जाता है। यूपीएससी ने 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि अभी हाल ही में कौन से देश ने जो खाड़ी देशों का जो था ना सऊदी अरेबिया को पीछे करके तेल उत्पादन में अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो उसका नाम था वेनेजुएला। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था तो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक। इसके बाद अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका खनिज संसाधन में बहुत धनी है, लेकिन यहाँ पे पानी की कमी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कल या जो आपको चैप्टर 2 में। यहाँ हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बहुत बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम और यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और ये खनिज है तेल में नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या है? नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में आपको खनिज तेल देखने को मिल जाता है।
इसके अलावा अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बॉक्साइट उत्पादन में सबसे बड़ा है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन, निकेल अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगाड़ी क्षेत्र में सोने की बड़ी खदानें हैं। यहाँ से एग्जाम में आ सकता है कि कालगुरली और कुलगाड़ी किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो याद रखेंगे गोल्ड के लिए प्रसिद्ध हैं। किस लिए हैं? गोल्ड, GOLD, गोल्ड के लिए ये खदानें प्रसिद्ध हैं। अंटार्कटिका की बात करें तो विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले, पूर्वी अंटार्कटिक के प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ पर है, तो अंटार्कटिका में है, के निकट लोहे की महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी, तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध हैं। तो कालगुरली और कुलगाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए। और प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ है? अंटार्कटिका में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसको नहीं पढ़ना है, ये गलत है, इसको क्रॉस कर देंगे, हम काट भी देंगे। भारत में वितरण की अगर बात करें तो भारत में लोहा जो है, भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह खनिज मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में आपको लोहा देखने को मिल जाता है। बॉक्साइट की अगर बात करें तो बॉक्साइट आप लोगों को झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक झारखंड, बिहार, आंध्रा और राजस्थान में देखने को मिलता है। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश भारत है। तांबा जो है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन राजस्थान की खेतड़ी की खान जो है वो मुख्य रूप से एग्जामों में पूछी जाती है। खेतड़ी, KHE, खेतड़ी याद रख सकते हैं आप लोग, मिटेगा नहीं। खेतड़ी की खान जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। मैग्नीज का निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। भारत में कोलार में सोने के निक्षेप देखने को मिलते हैं। कोलार खान किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। ये खानें विश्व की गहरी खानों में से एक है जो अयस्क के खनन को बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया बनाती हैं। चूना पत्थर की अगर बात करें तो भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने में सबसे पहले बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु है। नमक तो आप लोगों को मालूम होगा कि यह समुद्री झील और सैलों से प्राप्त होता है और भारत नमक उत्पादक में अग्रणी और निर्यातक भी देश है। तो यहाँ पर आप लोगों को खेतड़ी याद रख लेना है जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों को लोनार जो याद रख लेना है कि जो लोनार नहीं, लोनार तो एक झील का नाम है, कोलार। चलिए लोनार झील कहाँ पर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद भारत में खनिजों का प्रयोग तो आप लोगों को मालूम है। अगर हम सीधा सीधा इसको ना देखते हुए अगर हम आपको बता दें तो आप लोगों को मालूम होगा तांबे का उपयोग किस चीज़ में करते हैं, हम धातुओं को बनाने आभूषणों को बनाने में करते हैं, बर्तनों को बनाने में करते हैं, सिक्के बनाने में करते हैं। सोने का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अगर हम लोहे का उपयोग करें तो लोहे का उपयोग हम दरवाजे में, घरेलू उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कि हम अगर हीरे की बात करें तो उसका हम उपयोग किस चीज़ में करते हैं, आप बताइए, गहनों के रूप में कर लेते हैं। इसके अलावा और खनिज में क्या आ जाएगा आपका, एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम के बर्तन उपयोग करते हैं हम, एल्यूमिनियम के हम और भी बहुत तार बना देते हैं, विद्युत उपकरण बना देते हैं। तो खनिजों के जो उपयोग हैं, आप कहें कि पेट्रोलियम का हम क्या उपयोग करते हैं तो आपको मालूम है वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। कोयले का क्या उपयोग करते हैं तो ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो जितने भी जो हमारे खनिज हैं उनका जो उपयोग है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य जो स्रोत आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा तो वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिए, 720 में चला लीजिएगा। अगर हम बात करें कि खनिज तेल से हमें क्या लाभ है तो आपको मालूम है आसानी से परिवहन हो जाता है और पेट्रो रसायन उद्योग का आधार भी यही है। अगर इसकी हम प्राकृतिक गैस की लाभ की बात करें तो आसानी से उसका परिवहन किया जा सकता है
तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है क्योंकि उसके बाद कोई कचरा नहीं बचता है। तेल से सस्ता आपको प्राकृतिक गैस देखने को मिलती है। लेकिन हानि आप लोगों को मालूम है कि दोनों से ही गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अभाव होता है। निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा होती है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। अगर एक बार इसको ख़त्म कर दिया गया तो फिर इसको बाद दोबारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में अगर बात करें ईंधन की, तो ये लाभ तो ये है कि भाई आसानी सुप्राप्त है और बहुसंख्यक लोग ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन हानि क्या है? प्रदूषण फैलाते हैं, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, निवर्णीकरण करता है, संग्रहण में अधिक समय उपयोग होता है। क्या? संग्रहण में अधिक समय उपयोग करता है। यानी ये ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि आज आपने कोयला निकाला और कल फिर बन जाएगा। थोड़ी तबीयत हमारी ख़राब है लेकिन फिर भी हम आप लोगों को पढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं। कोयला आपको मालूम है विस्तृत रूप से उपलब्ध है, प्रदूषण का स्रोत है, हानि हो जाएगी। और इसका लाभ है विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त होता है और इसका हानि हो जाएगी परिवहन के लिए भारी है। देखते हैं आप कितनी ज़्यादा ट्रेनों का उपयोग किया जाता है। जल विद्युत की अगर बात करें तो हानि क्या है? स्थानीय समुदायों का विस्थापन कराना होता है, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन होता है, स्थापित करने में खर्चीला होता है। लेकिन लाभ है प्रदूषण मुक्त, कोई प्रदूषण नहीं होता है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है और सस्ता होता है जल विद्युत। ईंधन आप लोगों ने सुना होगा, सुनते होंगे, देखते होंगे, क्योंकि ईंधन के बिना तो ना तो आप चलते हो, ना ही हमारी गाड़ी चलती हो, ना ही हमारे घर का खाना बनता है। क्योंकि हमारे शरीर के लिए ईंधन होता है भोजन, ऐसे ही ईंधन जो आपके घर के लिए होता है लकड़ी, कंडा, गैस, और हमारी वाहन के लिए होता है पेट्रोल, डीजल। तो इसका उपयोग अगर हम बात करें, ईंधन का उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभावों से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए हैं। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। याद रखिएगा, फिर नहीं कहिएगा कि बताया नहीं। परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो याद रखिएगा इन तीनों के अलावा कोई आए तो वो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। मैंने भी आपको पहले बताया है कि ये ऐसे नहीं है कि अभी आपने उपयोग किया और कल फिर बन जाएंगे, फिर उनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। कोयला, यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है और परंपरागत ईंधन है। इसका देखिए, इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिमी बंगाल में तथा झारिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में देखने को मिलते हैं। तो भारत में कोयला कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? याद रख सकते हैं आप लोग कि पश्चिम बंगाल में, झारिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड में देखने को मिल जाता है। मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा आपको, सिंगरौली में। छत्तीसगढ़ में आपको बिलासपुर में देखने को मिल जाएगा। पेट्रोलियम की अगर बात करें, जिससे आपकी कार चलती है, पेट्रोल और तेल जो आपका साइकिल या को चरमराने, क्या लिखा है समझ में नहीं आया, चरमराने से रोकती है। दोनों की शुरुआत गाढ़े और काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, यानी तेल शोधनशाला, जहां पर जैसे कि मध्य प्रदेश में बीना में आपको देखने को मिल जाती है, जहां पर इसको एक निश्चित टेम्परेचर में गर्म करने या फिर वाष्पीकृत करने के बाद इनको डिवाइड कर दिया जाता है डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक में, और फिर इनको डिवाइड करके बेच दिया जाता है बाजार में।
मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, मैंने कहा था वेनेजुएला वाला क्वेश्चन आया था, और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य रूप से इस क्षेत्र में असम में डिगबोई, याद रखेंगे, भारत के जरूर याद रखें, कहीं के रखें या ना रखें। असम में डिगबोई, मुंबई का बॉम्बे हाई, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में मुख्य रूप से आपको भारत में खनिज तेल देखने को मिलता है, और गुजरात में भी देखने को मिल जाता है कभी कभार, खैर वहाँ पे देखते हैं। प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू एवं औद्योगिक ईंधन के रूप में भी किया जाता है, ये आपको जानकारी होगी ही। अभी तक हमने पढ़े क्या कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, यानी कि पवन ऊर्जा हो गया या सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गई, ये सारी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो प्रदूषण, अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो क्या होता है, इससे प्रदूषण मुक्त रहती है, आपको मालूम है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत होती है, सुरक्षित और साफ है। लेकिन इसकी हानि की अगर बात करें तो ध्वनि प्रदूषण होता है, पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है, रेडियो व दूरदर्शन प्रसारण संकेतों में व्यवधान होता है, पक्षियों के लिए हानिकारक है, क्योंकि जब वो पवन चक्की चलती है तो पक्षी अगर उसमें घल जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर और बात करें सौर ऊर्जा की तो देखिए असमाप्त है, यानी ख़त्म तो कभी होने वाली नहीं है जब तक अपन जिएंगे, और प्रदूषण मुक्त है, लेकिन हानि है खर्चीला, और स्रोत के बाद अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी होती है। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, प्रदूषण मुक्त है, असमाप्त है, समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक पृथ्वी घूमेगी तब तक हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। हानि क्या है, वन्य जीव आवास नष्ट होना और दोहन में कठिन होती है, यानी उसको उपयोग नहीं किया जा सकता है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं भेजा जा सकता। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो बड़ी मात्रा में उत्पादन हो सकता है, लेकिन हानि यही है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जनरेट होते हैं और खर्चीला है। बायोगैस में कम लागत लगती है, जैव उपयोग आसान है, जैव व्यर्थ का उपयोग करके बायोगैस उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन हानि यही है कि हरित गृह प्रभाव बढ़ाता है। कौन? बायोगैस। आपको पहले ही बताया कि प्राकृतिक गैस हो, चाहे ये गैस हो, चाहे पेट्रोल डीजल से निकलने वाला धुआं हो, उन सभी से ही हर ग्रीन हाउस जो गैस हैं उनसे हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव के जो हमारे वायुमंडल है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ध्रुवों पर होने वाली पर जो है वो पिघल रही है, जिससे कि हमारे समुद्र का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। पवन ऊर्जा की बात करें, प्रदूषण मुक्त है, आपको मालूम है, सब कुछ हो जाएगा साफ, विद्युत उत्पादन में कम लागत, सुरक्षित साफ, लेकिन ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा, पवन चक्की, ये वही डबल आ गया, सॉरी कोई बात नहीं। अगर हम बात करें भूतापीय ऊर्जा की तो भूतापीय ऊर्जा स्वच्छ, पर्यावरण और हितैषी और हर समय उपलब्ध है, लेकिन हानि यह है कि शहर से बहुत दूर बनानी होती है इसके लिए, और विद्युत वहन खर्चीला होता है, क्योंकि भूतापीय मतलब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है। चलिए हम बात कर लेते थोड़ा डीपली। तो सौर ऊर्जा, आपने नाम तो सुना होगा, सौर मतलब सूर्य के बिना कोई ऊर्जा नहीं हो सकती, जब तक सौर ऊर्जा का अगर हम नाम लेते हैं तो सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। सौर पैनलों से तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप में प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर और भी बहुत सारी सौर जो चीज़ें होती हैं उसको चलाया जा सकता है। अगर हम बात करें बहुत सारे देशों में, हमारे भारत में भी अगर आपने देखा होगा गाँव में अब सोलर पैनल दिए जाने लगे हैं, और सोलर पैनल के अलावा सोलर लाइट भी देखने को बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अब इसके अलावा दूसरा क्या उपाय है, तो दूसरा उपाय आपको बन जाएगा पवन ऊर्जा का। यहाँ से देखिएगा, पवन ऊर्जा, पवन एक असमाप्य स्रोत है, यानी जब तक पृथ्वी पर हवा चलेगी तब तक इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हवा चलना मतलब चलती रहेगी। और पवन चक्कियों का उपयोग करके अनाजों को पीसने, जल निकालने के लिए और उसके साथ साथ विद्युत उत्पन्न भी की जा सकती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों से जुड़ी प्रबल लगातार हवाएं चलती रहती हैं, वहां स्थित है। पवन फार्म जो है नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा
परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर पर रेडियो सक्रिय पदार्थों जैसे यूरेनियम और थोरियम से परमाणुओं को केंद्रक में संग्रहण ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं, उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा परमाणु वो, तो आपको मालूम है अमेरिका और यूरोप में। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केरल की मोनोजाइट बालू में। ऐसा भी आ सकता है कि थोरियम निम्नलिखित में से कौन सी बालू में पाया जाता है, तो बालुओं के प्रकार लिखे रहेंगे, याद रखिएगा मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा। देखिए कहाँ कहाँ है ऊर्जा, जो परमाणु ऊर्जा केंद्र, तमिलनाडु का कलपक्कम, महाराष्ट्र का तारापुर जो पहला परमाणु संयंत्र था, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, और उत्तर प्रदेश में नरूरा, और कर्नाटक में केंगा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला परमाणु संयंत्र जो था वो महाराष्ट्र में तारापुर में लगाया गया था। आप यहाँ पे देख लीजिए नीचे, नहीं तो कहिएगा बताए नहीं सर। यहाँ पे इमेज दिया गया है किस प्रकार परमाणु ऊर्जा से बनती है विद्युत। तो देखिए यहाँ पर ये विखंडन किया जाता है, गर्म जल होता है जो यहाँ जाता है, इसमें भाप बनती है, भाप से ये टरबाइन घुमाया जाता है, टरबाइन जनरेटर में लगा होता है, जनरेटर विद्युत उत्पन्न करता है। चलिए, भाप भूतापीय ऊर्जा, खैर ये हमारे भारत में बहुत कम देखने को मिलती है। लिखा भी है कि भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख की पूंगा घाटी में है। क्योंकि भूतापीय ऊर्जा जो है बच्चों, वो हमारी पृथ्वी में जो ऊर्जा होती है उसके रिलीज होने से उसको हम एनर्जी में जनरेट करते हैं, एनर्जी में ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम भूतापीय ऊर्जा कहेंगे। ताप बढ़ने से पृथ्वी से प्राप्त की जाती ताप ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट हो जाती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगाया हुआ है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, मध्य अमेरिका। भारत में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख की पूंगा घाटी में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए किस प्रकार ये भूतापीय ऊर्जा लगाई जाती है। वही सेम कंसेप्ट है जो अभी आपने परमाणु वाले में लगाया था, क्योंकि वहाँ से भी भाप को टरबाइन के साथ घुमाया जाता है, टरबाइन घूमता है भाप की मदद से और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसके बाद निम्न ज्वार और जो ज्वारीय ऊर्जा आपको जानते नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। समुद्रों में जब चंद्रमा की और पृथ्वी की गति के कारण, चक्रण के कारण या परिक्रमा के कारण जो पानी में उसका उतार चढ़ाव के कारण जो टरबाइन लगा दिए जाते हैं, जिसकी सहायता से जो टरबाइन जब घूमता है वो जनरेटर में सेट होता है और जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो ज्वारीय ऊर्जा कहलाएगा। इसके अलावा बायोगैस, तो बायोगैस आपको मालूम है कूड़ा कचरा पूरा होता है, उसमें जीव जंतुओं के अपशिष्ट होते हैं, पशुओं का गोबर होता है, रसोई के अपशिष्ट होते हैं, गैसीय, उस सब को सड़ा गलाकर वो एक गैस ईंधन के रूप में बदल देता है, जिसे बायोगैस कहते हैं। खैर बायोगैस तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि बायोगैस से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। और नीचे आप इमेज देख सकते हैं बायोगैस में क्या होता है। तो बायोगैस में यहाँ से आप कचरा डालते हैं, ये एक टंकी है, यहाँ से ये पूरा यहाँ पे जब गैस जनरेट हो जाती है तो इस टंकी के माध्यम से आप यहाँ से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, अब आप हमें कमेंट करिए और बताइए क्या डाउट लगा आपको इस क्लास में। आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास तो बड़ी होगी ही, आप ये मत समझिए। अगर आप छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो कोई बात नहीं, 5-5 मिनट की क्लासेस भी होती हैं और सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बड़ी क्लास होगी, बड़ा टाइम देना पड़ेगा, तब आपको जाके बड़ा ज़िला मिल पाएगा और आप बड़े ऑफिसर बन पाएंगे। क्योंकि आपको मालूम है जितनी मोटी बुक्स आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको ज्ञान मिलेगा और उतना अच्छा आपको रैंक मिलेगा, उतना अच्छा आपको पैसा मिलेगा। तो आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको फिर एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ाई, परिवार, सेहत का ध्यान रखिए। गुड नाइट, थैंक यू और एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।